वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो स्थल मंडल होता है, जिसके बारे में हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारी धरती पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल होते हैं। स्थल मंडल वो हिस्सा है जो हमारी जमीन वाला हिस्सा है, जो जमीन है हमारी, वो स्थल मंडल है। तो बेसिकली जमीन केवल जो हमें स्थल जिस पे हम रहते हैं वही नहीं है, जो समंदर के नीचे जो तलहटी होती है वो भी स्थल मंडल का हिस्सा है, क्योंकि वो भी जमीन ही है। ऊपर भले ही पानी भरा पड़ा है लेकिन नीचे से है वो जमीन है। तो वो जो स्थल मंडल का हिस्सा है, ऊपर की जो लेयर है वो भी, जो जमीन हमें दिखती है वो भी, पहाड़ भी और समुद्र की तलहटी की जो जमीन है वो भी, ये सब स्थल मंडल के हिस्से हैं। तो स्थल मंडल जो है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और ये प्लेटें जो है गति करती रहती है बहुत धीमी गति से। मतलब कुछ पूरे साल में कुछ मिलीमीटर ही गति कर पाती हैं, 2 या 3 मिलीमीटर ही उनकी गति चल पाती है, लेकिन फिर भी ये गति कर रही है। और ये प्लेटें गति क्यों कर रही हैं? प्लेटें गति इस वजह से कर रही हैं क्योंकि हमारी धरती के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भरा है। जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि हमारी धरती जो है, हमारी धरती के ऊपर वाली जो लेयर है, जो क्रस्ट वाली लेयर है, ये तो सॉलिड है, क्रस्ट की लेयर सॉलिड है, और नीचे सबसे अंदर की कोर वाली लेयर सॉलिड है, इनर कोर की जो लेयर है वो सॉलिड है। बाकी जो उसके बीच वाली लेयर है, जिसे मेंटल कहते हैं, ये लिक्विड है। मेंटल वाली लेयर जो है ये पूरा लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर जो है ये मूवमेंट होती रहती है, इसके अंदर गति होती रहती है, सर्कुलर मोशन में गति होती है। अब लिक्विड के ऊपर हमारी क्रस्ट तैर रही है। अगर देखा जाए तो ऊपर ऐसे क्रस्ट जो है, क्रस्ट की छोटी छोटी प्लेटों में क्रस्ट बनी हुई है। ये ऐसे प्लेटें मान लेते हैं, जो रेड वाली हैं इनको प्लेटें मान लेते हैं, ये तैर रही हैं। अब लिक्विड में क्या होता है, जो लिक्विड है उसके अंदर सर्कुलर मोशन हो रही है। ये जो लिक्विड मैग्मा है इसके अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रही है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, यहाँ से ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ही दूसरी साइड में भी ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है और इधर से नीचे आ रहा है। अब इस मोशन की वजह से ये जो सर्कुलर मोशन इधर हो रहा है, ये वाली जो प्लेट है इधर भागेगी, और यहाँ जो सर्कुलर मोशन है ये वाली प्लेट इधर भागेगी। तो कुछ ही मिलीमीटर, लेकिन ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ऐसे ही कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो प्लेटें आपस में टकरा सकती हैं, या ये दो प्लेटें जो हैं आपस में यहाँ पे जो दूर जा रही हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। तो ऐसे थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो होती रहती है हमारे क्रस्ट की प्लेटों में, हमारे स्थल मंडल की प्लेटों में। यही बात यहाँ पे बता रहा है। और अंदर का मैग्मा वृत्तीय रूप से घूम रहा है, इस वजह से इस क्रस्ट की जो प्लेट है उनमें मूवमेंट हो रही है। इसको एक क्रियाकलाप से दर्शाने की कोशिश किया है इन लोगों ने। यहाँ पे दिखाया है कि क्रियाकलाप से हम लोग दर्शाते हैं। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। कह रहे एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। अब जैसा अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये बीकर है, बीकर के अंदर अगर ये कागज का टुकड़ा है, जो रंगीन कागज का जो है उसे बॉल जैसा बना लिया हम लोगों ने, और यहाँ तक हमने पानी भर दिया है। नीचे से जब हम गर्म करेंगे तो नीचे से पानी की लेयर गर्म होकर ऊपर उठेगी, और पानी की लेयर जब गर्म उठेगी तो उस कागज के टुकड़े को भी ऊपर ले जाएगी, और ऊपर जाके पानी की लेयर इस जगह पे ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ से जो ठंडी लेयर है वो नीचे बैठेगी और उस लेयर के साथ कागज का जो टुकड़ा है वो भी नीचे आएगा। फिर ये लेयर जब नीचे आएगी तो यहाँ पे गर्म होगी, और इस लेयर को फिर गर्म होती है, फिर गर्म होकर पानी की लेयर ऊपर उठेगी और फिर कागज के टुकड़े को ऊपर लेके जाएगी। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे राउंड राउंड सर्कुलर मोशन होता रहेगा। ऐसे ही हमारा जो मैग्मा है, हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो ऐसे ही वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। यही बात यहाँ पे इन लोगों ने बताने की कोशिश की। और उस वृत्तीय रूप से घूमने की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर की जो प्लेट्स हैं, जो हमारे स्थल मंडल की प्लेट हैं, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं जिनको, वो प्लेट भी घूमती रहती हैं, वो मूव कर रही हैं। और मूव कैसे कर रही है? जैसे मान लीजिए कि पानी के ऊपर जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा मूव करता है,
वैसे ही मैग्मा को एक तरह से लिक्विड जो है चूंकि तो उसे पानी मान लेते हैं, और जो हमारी क्रस्ट उसे लकड़ी के टुकड़े जैसा मान लेते हैं, तो वैसे ही वो तैर रहा है हमारी मैग्मा के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि पृथ्वी के प्लेट में जो गति हो रही है उसकी वजह से उसकी सतह पर भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेट है और नीचे से मैग्मा जो है वैसे सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है, थोड़ा मैग्मा इधर लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, थोड़ा राइट साइड में मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि प्लेट बीच से टूट जाती है। उसके अलावा क्या होगा, दो प्लेटें ऐसे हैं, मान लीजिए एक प्लेट यहाँ है दूसरी प्लेट यहाँ पे है, और मैग्मा ये वाला इधर मूव कर रहा है, एक मैग्मा जो है लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, मैग्मा का दूसरी लेयर जो है राइट साइड में मूव कर रही है, तो ये प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। अगर ठीक इसके अपोजिट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ है, ये मैग्मा जो है इसके नीचे का मैग्मा ऐसे राइट साइड में मूव कर रहा है और दूसरा वाला जो है ऐसे लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेटें जो हैं एक दूसरे की तरफ आती जाएंगी और एक दूसरे से टकरा के पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये जो है बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली कि जो गति होती है, प्लेटों की जो गति होती है उस वजह से पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी तो यहाँ पे गड्ढा सा महासागर जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर प्लेटें जो है एक दूसरे के करीब आएंगी तो ये आपस में टकरा के उधर पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी। और जैसे मान लीजिए एक पूरी प्लेट है, उसी के नीचे से मैग्मा उन दोनों को उस प्लेट को दो टुकड़ों में तोड़ भी सकता है, तो इस वजह से उसके सतह में परिवर्तन होता रहता है। अब सतह में जो परिवर्तन है वो अंदर के बलों के कारण तो होता ही है, बाहर से भी जो बल लगते हैं उनकी वजह से भी पृथ्वी के अंदर कुछ परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अंदर कुछ गतियां ऐसी हैं जो बाहरी बलों के कारण होती हैं। अंदर का जो बल लग रहा है उसकी वजह से तो होती ही है, बाहर के बलों की वजह से भी कुछ गतियां होती हैं, और उन्हीं के आधार पर पृथ्वी के अंदर जो गतियां हैं उनको विभाजित किया गया है। जो बल लगते हैं, जो अंदर से बल लगते हैं उनको कहते हैं एंडोजेनिक या अंतर्जनित बल, और जो बाहर से बल लगते हैं उनको कहते हैं एक्सोजेनिक या बहिर्जनिक बल। इनकी वजह से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी में गतियां होती हैं इन दोनों बलों की वजह से। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये कह रहा है कि अंतर्जनित जो बल होते हैं उनकी वजह से कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, मतलब अचानक से थोड़ी तेज गति, तेजी से गति होगी, तेजी से परिवर्तन होंगे, और कभी कभी बहुत ही धीमी गति होती है उनकी। तो धीमी गति वाला जो होता है उसे महाद्वीपीय विस्थापन उसके द्वारा होता है, और जो आकस्मिक गति होती है उसके द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी फटता है। और आकस्मिक गतियों की वजह से बहुत ज्यादा हानि होती है पृथ्वी पे, ये बात यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी की गतियों का विभाजन किया है कि दो तरह की होती हैं, एक तो अंतर्जनित बल से जो पैदा होती है और दूसरी बहिर्जनित बल से जो पैदा होती है। अंतर्जनित बल से पैदा होने वाली जो होती है उसमें आकस्मिक बल होते हैं या पटल विरूपण बल, या धीमी गति वाले जो होते हैं। आकस्मिक वाले जो अचानक से या तेजी से जो काम करते हैं, जो तेजी से परिवर्तन करते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूस्खलन हो गया, ये अचानक से आते हैं, अचानक से बल लगते हैं। और ये जो है अंदर की जो फोर्स होती है, जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उनकी वजह से जो है जो फोर्स लग रही है वो आकस्मिक जो जब करते हैं, आकस्मिक परिवर्तन जब करते हैं तो वो भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जैसी क्रियाएं सामने आती हैं हमारे। और पटल विरूपण बल जो धीमी गति से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल, यानी जो अचानक दो प्लेटें आपस में कई हजारों लाखों सालों तक एक दूसरे की तरफ से कुछ मिलीमीटर की पर ईयर की स्पीड से मूव करते हुए आके बाद में टकरा के ऐसे पर्वत बना लेंगी। या फिर कभी कोई एक प्लेट है जो बीच से टूट के बीच में महासागर बना देगी और दो अलग अलग महाद्वीप बन जाएंगे। तो इस तरह का जो होता है इसे पटल विरूपण बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों के अंदर अपरदन और निक्षेपण जैसी क्रियाएं आती हैं, जैसे नदी का बहता जल जो होता है मिट्टी को काटता है, हवाओं से मिट्टी कटती है, समुद्री तरंगों से मिट्टी और पहाड़ कट जाते हैं, और हिमनद जो होता है उनकी वजह से भी बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। यहाँ पे स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में कुछ इन्होंने जानकारी दी है, आइए एक बार देख लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। जैसा मैंने बताया था कि भूमंडल या स्थल मंडल जो होता है, जैसे ऊपर की जो लेयर है जो पहाड़ और महाद्वीप जो बनाता है वो भी, और समुद्र की जो तलहटी है
समुद्र की तलहटी वाली जो लेयर बना रहा है वो भी, ये दोनों जो है स्थल मंडल की प्लेट हैं। ये स्थल मंडल का हिस्सा है और ये सब प्लेटों से ही मिलकर बनी है। कुछ बड़ी प्लेटें भी हैं और कुछ छोटी भी हैं। सब कठोर प्लेटें हैं, अलग अलग आकार की हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बहिर्जनित और अंतर्जनित शब्दों की उत्पत्ति कहानी से ये समझाया है। एंडो और जेनिक मिला के एंडोजेनिक बनता है। इसका मतलब है एंडो मीन्स अंतः, मतलब अंदर से, जेनिक मीन्स उत्पन्न। अंदर से उत्पन्न जो फोर्स होता है उसे एंडोजेनिक या अंतर्जनित कहते हैं। एक्सो मीन्स होता है बाहर या बाह्य, और जेनिक मीन्स उत्पत्ति। तो बाहर से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको एक्सोजेनिक कहते हैं या बहिर्जनित फोर्स कहते हैं। आइए अब एक एक करके हम लोग जो पृथ्वी पर गतियां होती है, पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं, उनके लिए जो वजहें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए मैग्मा अचानक से निकलते हैं। यहाँ पे इन्होंने ज्वालामुखी के वो दिखाया है कि एक मैग्मा कोष्ठ है जहाँ पे मैग्मा भरा पड़ा है। मैग्मा का जो कोष्ठ है उसमें मैग्मा कहाँ से आ रहा है, मेंटल या उससे नीचे वाली लेयर से। यहाँ दिख रहा है कि मेंटल की लेयर यहाँ पे है, ऊपर पर्पटी या क्रस्ट वाली लेयर है, उसके नीचे मेंटल है। मेंटल के नीचे जो है मैग्मा भरा पड़ा है, या मेंटल वाली लेयर में मैग्मा भरा पड़ा है। यहाँ से मैग्मा का कोष्ठ है, मैग्मा एक जगह बना लेता है, इसे मैग्मा कोष्ठ कहते हैं। मैग्मा के कोष्ठ से जो एक नली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, और ऊपर जहाँ एक मुंह बनाया है जहाँ से मैग्मा निकल के बाहर आएगा, जहाँ से गैस, राख और मैग्मा निकलेंगे, उसको क्रेटर कहते हैं। उसके अलावा भी ये नली वाला जो हिस्सा होता है इसको निकाश या वेंट कहते हैं। वेंट जैसा उसने बना रखा है, और लावा बाहर निकल के फैलता है। जो मैग्मा निकल के जो बाहर फैल जाता है उसे लावा कहते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ज्वालामुखी के अंदर होता क्या है कि जो मैग्मा होता है, जमीन के अंदर का जो मैग्मा है, वो एक वेंट के रास्ते से होता हुआ, निकास रास्ते से होता हुआ क्रेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के ये चारों तरफ फैल जाता है, जिसे लावा कहते हैं। जो लावा बाद में ठंडा होकर जमता है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये आग्नेय शैलों का निर्माण करते हैं। जब ठंडा होकर पत्थर जो बनाते हैं ये आग्नेय शैल कहलाते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसे नीचे से मैग्मा जो होता है वो निकल के अचानक से मूवमेंट करता हुआ निकलता है और ज्वालामुखी बनाता है, उसी तरह स्थल मंडलीय प्लेटों में गति की वजह से कभी कभार क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो ऊपर हमारा जो स्थल मंडल, जो हमारी जमीन है, उसके अंदर कंपन होने लगता है, और वो कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाता है। वो उसकी वजह से जो जमीन कांपने लगती है, उस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। भू मीन्स जमीन और कंप मीन्स कांपना। और भू परपट्टी के नीचे, जैसे मान लीजिए कि ये जमीन की परपट्टी है, ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर केंद्र है, यहाँ पे दो प्लेटें आपस में आकर टकराई हैं और उनकी वजह से यहाँ पे कंपन, पूरी जमीन को कंपन का एहसास हो रहा है, पूरी जमीन को कांपना पड़ रहा है दो प्लेटों के टकराने की वजह से। जहाँ पर टकराव हुआ है, जहाँ पे उस कंपन का उद्भव हुआ है, जहाँ से कंपन पैदा हुआ है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। ये जो जगह है जहाँ से वो कंपन पैदा हुआ है उसे कहेंगे उद्गम केंद्र। यहाँ वाली जगह जो है ये उद्गम केंद्र कहलाएगी। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जो ये जगह बनती है, जो भूमि की जो सतह होती है, इस सतह को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र नीचे, क्रस्ट के नीचे होता है, और ठीक ऊपर सबसे नजदीकी वाली जो दूरी होती है ऊपर सतह पर, उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जो होता है, अधिकेंद्र पे सबसे ज्यादा तबाही होती है भूकंप की वजह से। ये जो एरिया होगा यहाँ पे सबसे अधिकेंद्र के पास वाले एरिया में सबसे ज्यादा तबाही होगी, और भूकंप अधिकेंद्र से आगे इधर इसकी तरंगे चारों दिशाओं में मूव करती हैं, और सबसे ज्यादा तबाही अधिकेंद्र के पास होती है। और जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी, अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी तीव्रता, जो कंपन की तीव्रता है, जो वहाँ से तरंगे जा रही, उन तरंगों की तीव्रता जो है वैसे वैसे कम होती जाएगी, और वैसे वैसे वहाँ पे जो नुकसान है वो भी कम होता चला जाएगा, जो हानि है वो भी कम होती चली जाएगी। तो हम इसमें मेनली ये चीज़ें याद रखेंगे कि जहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन, जहाँ जो भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, जहाँ पे भूकंप आरंभ होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, सरफेस के ऊपर, जो क्रस्ट की सरफेस है,
उद्गम केंद्र क्रस्ट के नीचे होता है और अधिकेंद्र जो होता है क्रस्ट के सरफेस के ऊपर होता है और अधिकेंद्र से सारी तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। अधिकेंद्र के पास सर्वाधिक हानि होती है। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। अब क्या है, अगर मान लीजिए किसी भगोने में आपने पानी रखा और पानी रख के उसे गर्म होने रख दीजिए और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए। जब पानी गर्म होगा, इस ढक्कन के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ मटर और चने रख देने हैं या फिर चम्मच रख देना है, कोई ऐसी चीज जो हल्की हो थोड़ी सी। अब पानी जैसे ही गर्म होगा तो पानी गर्म होने की वजह से यहाँ से भाप निकलेगी और भाप जो होगी वो इस ढक्कन को हिलाना शुरू कर देगी। इस ढक्कन को हिलाने की वजह से चम्मच और यहाँ पे जो मटर और मोती जो हमने रखे थे, चने जो रखे थे, वो सब हिलने लगेंगे। ऐसे ही जो हमारी प्लेट होती है, जमीन की जो प्लेट है, उसके अंदर जब कंपन होता है, वो जब हिलती है तो वैसे ही हम लोग भी ऊपर हमारे जो बाकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी कंपन और उस पर रखी हुई जो चीज़ें हैं, जमीन के ऊपर जो चीज़ें वो सब हिलने लगती हैं। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे इन्होंने उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में समझाया है, जो पहले भी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे उद्गम केंद्र है। यहाँ पे जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति हुई है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो यहाँ से जो सब क्रस्ट के नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरी जो है ये क्रस्ट है और ये एक प्लेट की सीमा है। किसी भी एक प्लेट की हर, जैसे मान लीजिए कितनी बड़ी प्लेट है उसके हिसाब से प्लेट की एक सीमा होगी। एक प्लेट जो है उसकी सीमा है, प्लेट जितनी बड़ी है उसके हिसाब से। और जहाँ पे भूकंप शुरू हुआ है उसके ठीक ऊपर, क्रस्ट के ऊपर वाली सरफेस पे जो भाग है उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंपीय तरंगे जो है वो यहाँ से सभी दिशाओं में मूव करती हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने समझाया है। भूकंपीय तरंगे जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 तरह की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंग और एल तरंग। 3 तरह की तरंग हम लोग याद रखेंगे, पी, एस और एल। पी वाले को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एस वाले को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और एल वाले को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। इन सभी तरंगों का अलग अलग गुणधर्म होता है, उसको हम लोग बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो हम लोग देखेंगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो भूकंप जो है उसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। भूकंप कभी भी कहीं भी किसी भी हिसाब से आ सकता है, फिर भी जो है अगर हम लोग पहले से तैयार रहें तो इसका प्रभाव जो है थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो लोग जानवरों का व्यवहार, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों के जमीन पे आ जाने की वजह से भूकंप का अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने दिया है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये बात याद रखेंगे, भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। यानी कि रिक्टर स्केल पर जिस भूकंप की तीव्रता 2 से नीचे दिख रही है उसका प्रभाव नहीं के बराबर, उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान लगभग 0 होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी कि अगर 5 रिक्टर स्केल पे 5 की तीव्रता वाला हमें भूकंप देखने को मिलता है तो उसकी वजह से जो कुछ वस्तुएं जो हैं गिर सकती हैं और वो टूट फूट सकती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है और इससे काफी ज्यादा जान माल की क्षति होती है। यहाँ पे इन लोगों ने भुज में जो भूकंप आया था 2001 में उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि वो जो था उसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता जो थी वो 6.9 की थी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हम लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में।
ये जगह जो है सुरक्षित स्थान, यहाँ पे आश्रय ले सकते हैं। आग लगने वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूटकर गिर सकने वाली खिड़कियों या शीशे या तस्वीर फ्रेम से दूरी बना के रखनी चाहिए। इन जगहों से दूर रहना चाहिए अगर भूकंप आ जाए तो। और सबको जागरूक रखना चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो कैसे क्या क्या और कैसे कैसे करना है, ये चीज़ें सबको बताते रहना चाहिए, तो इससे भूकंप से बचा जा सकता है। आइए मुख्य स्थलाकृतियों को देख लेते हैं। कह रहा है अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि दृश्य भूमि या जो जमीन हमें दिखती है उसको दृश्य भूमि कहते हैं। जो जमीन की ऊपर की, धरातल की ऊपर वाली सतह है, जो सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट की, उसे दृश्य भूमि हम लोग कहते हैं। और इसके अंदर लगातार विघटन होता है दो प्रक्रियाओं से, दो तरीकों से, अपक्षय और अपरदन के द्वारा। अब पृथ्वी की सतह जो ऊपर वाली सबसे लेयर है, उसके ऊपर जो है शैलों के या मिट्टी के टूटने से या शैलों या पत्थरों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। और हमारी धरती पे हवा, पानी, बर्फ, इन सब वजहों से बहुत सारा क्षय होता है, यानी बहुत सारा टूट फूट होती है जमीन के अंदर। जमीन के ऊपर की जो लेयर होती है ये काफी ज्यादा टूटती फूटती है। इसकी वजह से इसको जो है हम लोग अपरदन कहते हैं। जो जमीन की लेयर कट जाती है, किन वजहों से? जल, हवा और बर्फ से जो जमीन की लेयर कटती है उसको हम लोग अपरदन कहते हैं। और ये जो अपरदित पदार्थ कट के जो उसे धूल या मिट्टी के जो कण बनते हैं वो हवा से या पानी के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाए जाते हैं और किसी एक स्थान पे दूसरी जगह, एक स्थान से उठा के किसी एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाके जमा कर दिए जाते हैं। और जो जमा करने की प्रक्रिया उसे निक्षेपण कहते हैं। तो अपरदन यानी टूटने की प्रक्रिया और निक्षेपण यानी जमा करने की प्रक्रिया की वजह से, इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से हमारी धरती पे अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये धरती की क्रस्ट की एक लेयर है, बहुत बड़ा जमीन का एक टुकड़ा है, यहाँ से जब हवा बहेगी, अगर हवा बहेगी तो ऐसे हवा बहती हो जाएगी तो थोड़ा सा इसको क्रस्ट को उड़ा के ले जाएगी, क्रस्ट के ऊपर से जो मिट्टी है उसे उड़ा के ले जाएगी और ले जाके मान लीजिए इसने इस मिट्टी को यहाँ पे गिराना शुरू कर दिया, एक जगह पे ऐसे लेयर बाई लेयर गिराने लगे। ऐसे ही जब पानी बहेगा, पानी बहता हुआ आएगा तो भी इस मिट्टी को काटेगा और मिट्टी को काटता हुआ मान लीजिए ले जाके इसने यहाँ पे जमा किया, लेयर बाई लेयर यहाँ पे जमा कर दिया। तो अब ये पानी और हवा की वजह से बेसिकली जो ये क्रस्ट की लेयर है ये टूट रही है और इस लेयर का जो टूटना है उसको अपरदन कहते हैं। और अपरदन की वजह से जो पदार्थ निकला है, जो अपरदित पदार्थ है, वो पदार्थ या मिट्टी जो है वो जाके एक जगह जमा की जा रही है। इसको जो जमा करने की प्रक्रिया इसको निक्षेपण कहते हैं। ये बात यहाँ पे समझा रहा है। इस अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया की वजह से धरती के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हमारी स्थल मंडल पे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब इसमें अलग अलग चीजें, जैसे मान लीजिए पानी जो है वो कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करता है उसको भी देख लेते हैं और हवा की वजह से भी जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नदी के कार्य, सबसे पहले नदी की वजह से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ पे ये बता रहा है कि नदी के जल से, जो नदी का पानी होता है बहुत तेज धारा से बहता है, तो उसकी वजह से दृश्य भूमि यानी जो जमीन हम देखते हैं उसके अंदर काफी अपरदन होता है। क्योंकि तेज धार से बह रहा है तो उसमें स्पीड की वजह से और नदी स्पीड की वजह से जो फोर्स आता है उस फोर्स की वजह से जमीन को काफी काटता है और काफी अपरदन करता है। और कभी नदी अगर कभी किसी खड़े ढाल वाली जगह से, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ऊंचाई पे ऐसा ढालान है, ढलान तो जैसे जनरली ऐसे होते हैं, लेकिन ढलान कहीं ऐसे खड़े ढाल जैसा है, कुछ ऐसे सा अगर ढाल है तो यहाँ से जब वो गिरती है तो झरने जैसा स्ट्रक्चर बनाती है नदी। ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे एक और चीज बता रहा है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जिनको झरना कहते हैं। जलप्रपात या झरना एक ही बात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो सबसे ऊंचाई से गिर रहा है उसका नाम है एंजल जलप्रपात और ये है वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये जो है दो और जलप्रपातों के बारे में बता रहा है जो कि काफी फेमस है। एक नियाग्रा जलप्रपात है जो कनाडा और यूएसए की
बॉर्डर पे है, और एक जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे अफ्रीका में है, उसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया झरना। उनके बारे में आप इन्होंने बताया है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो जल है, नदी का जल या झरना जो है, ये कैसे मिट्टी को काटता है। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कठोर है, और नीचे की जो थोड़ी लेयर है थोड़ी सॉफ्ट सी लेयर है, ये जो जल द्वारा काट दी गई है या पानी द्वारा काट दी गई है। तो एक तो जो ये इन्होंने बता दिया कि जलप्रपात से कैसे जो है धरती की कटाई करता है पानी। दूसरा जो है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, यानी जब नदी ऐसे ऐसे मोड़दार रास्ते से बहती है तो इसको विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है विसर्प बनाते हुए, और उसके बाद जो मिट्टी और गाद ला रही है उसने क्या किया, अपने किनारों पे ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया। देख किनारे पे उसने गाद छोड़ने शुरू कर दी, थोड़ा यहाँ छोड़ेगी, कभी यहाँ छोड़ के चली गई। अब जो कभी ऐसे गाद छोड़ना शुरू कर दे, गाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से नदी जो है अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर पानी वाला बना रह जाता है, जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। आकार का जैसा बन जाता है, ये चाप झील का यहाँ पे इन लोगों ने समझाया है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिन्हें चाप झील भी कहते हैं। जैसा मैंने समझाया कि जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बहते हुए आ रही है, ये है नदी ऐसे बहते हुए जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, समय के साथ साथ ये यहाँ पे गाद गिराना शुरू कर दी, किनारों पे धीरे धीरे गाद गिराना शुरू कर देगी। अब गाद गिराने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक मोटी सी जब गाद की लेयर जम जाएगी तो उसकी वजह से, मोटी सी गाद की लेयर जमने की वजह से अब यहाँ पे नदी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा जो बीच वाला पोर्शन है, जो ये पोर्शन यहाँ पे था, यहाँ पे पानी थोड़ा रह जाएगा और ये जो एक झील नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाद में जो नदी जो है इस रास्ते में अंदर नहीं जाएगी। अब नदी यहाँ से अपना रास्ता इधर से बदल के सीधा ऐसे चलने लगेगी। यहाँ पे फिर गाद ऐसे गिराती चली जाएगी, बहुत सारा गाद यहाँ पे इकट्ठा करके, और ये एक यहाँ पे दूसरा झील नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे जो झीलें बनती हैं इनको चाप झील कहते हैं, ये बता रहा है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए नदी है, ये नदी की तट है, जो किनारे किनारे जो है नदी किनारे को नदी का तट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, नदी का जो पानी होता है अपने तटों को तोड़ के बाहर निकल जाता है, अपने तटों से दूर निकल जाता है। जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से तटों को छोड़ के बाहर जो है बहने लगता है, अगल बगल के गाँव में, अगल बगल की ज़मीन पे घुस जाता है ये पानी। और ये पानी जो होता है अपने साथ महीन काटी हुई मिट्टी लेके आया रहता है। जब वापस पानी जो है उतरता है, जब बाढ़ खत्म होती है, तो उसकी वजह से ये जो ज़मीन का एरिया है इधर जो है मिट्टी की एक वो लेयर छोड़ गया रहता है, मिट्टी की एक अलग लेयर छोड़ के गया रहता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, और इसे बाढ़कृत मैदान, उपजाऊ बाढ़कृत मैदान कहते हैं। ये निर्माण होता है बाढ़ की वजह से, उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। ये बता रहा है कि जब नदी जो है समुद्र के तट तक पहुंचती है, समुद्र तक पहुंचती है तो बहुत धीमी हो जाती है उसकी स्पीड, उसके बहने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, और उस वजह से ये कई सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब इसमें ऐसा होता क्यों है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, नदी पहले पहाड़ से चली, नदी पहाड़ से चलती है तो एक गाद लेके अपने साथ जो है बहुत सारा गाद काट के ले चलती है, वो साथ में बहुत सारा मलबा लेके चलती है। अब मैदानी एरिया से भी बहुत सारा, मैदानी एरिया में बहुत सारा अपना मलबा वो छोड़ती तो है, लेकिन उसकी स्पीड तेज होने की वजह से काफ़ी सारा मलबा अपने साथ लेके जाती है, और धीरे धीरे जैसे समुद्र के किनारे पहुंचती है इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे जो है वो जो मलबा गिराती है उसको काटने की स्पीड इसके पास रह नहीं जाती, तो क्या करती है, जहाँ पे मलबा इकट्ठा हो जाता है वहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें दो भागों में विभाजित होने का कैसे है कि यहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया है, ब्लैक वाला जो पोर्शन ये दिख रहा है मलबा है, यहाँ से दो भागों में नदी इधर धारा विभाजित होगी, दूसरी इधर धारा विभाजित होगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अब ऐसी जगह जगह पे मलबा ज़्यादा होता जाएगा और धाराएं विभाजित होती चली जाएंगी, तो इसको जो है डेल्टा कहते हैं या वितरिका कहा जाता है।
यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो जैसा मैंने बताया, चूंकि नदी कई सारे मुहानों में विभाजित हो जाती है, नई नदी के कई सारे मुंह बन जाते हैं, कई सारे हिस्सों में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे मलबा इकट्ठा होने की वजह से हर वितरिका अपना एक मुहाना बनाती है। जितने हिस्सों में टूटी रहती है नदी, हर कोई एक मुहाना बनाती है, और उनके बीच में, दो मुहानों के बीच में जो गाद इकट्ठा हुआ रहता है, उनकी वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये मैंने बता दिया था। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मुख्य नदी आ रही है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूटती चली जा रही है। और यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है, ये जमीन का टुकड़ा जो दिख रहा है, ये डेल्टा है। अब आइए समुद्री तरंग का कार्य देख लेते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थलाकृति है यहाँ पे, और समुद्र की धाराएं यहाँ पे आकर टकरा रही हैं। तो समुद्र की धाराएं जब यहाँ पे आकर टकराएंगी तो धीरे धीरे स्थलाकृति की जो ये जगह है, ये जो आकृति यहाँ पे धीरे धीरे कटाव करना शुरू करेंगे। तो जब कटाव करना शुरू करेंगी तो यहाँ पे अंदर स्ट्रक्चर बहुत ही गहरा सा बन जाएगा। तो इसको समुद्री गुफा कहते हैं। अब इसके अंदर भी पानी घुसता चला जाएगा। पानी जो इस गुफा में भी घुसेगा। गुफा के अंदर जब ये पानी घुसता चला जाएगा तो गुफा के अंदर और कटाव करता करता पूरा जो है, जो स्थलाकृति है हमारी, जैसे मान लीजिए अगर स्थलाकृति अगर कुछ ऐसे थी तो इसके अंदर इसने एक ऐसा छेद कर दिया यहाँ पे। अब ये आर पार पानी यहाँ से बहने लगा, तो इसको हम लोग तटीय मेहराब करते हैं, जहाँ जैसा इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये तटीय मेहराब इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जो समुद्र का पानी यहाँ पे टकरा के पहले स्थलाकृति में समुद्री गुफा बना रहा है, फिर जब उस पूरी गुफा को, पूरे पत्थर को आर पार कर दिया छेद के उसने, तो वो तटीय मेहराब कहलाता है। जो छत जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बन जाता है, इससे आर पार जा सकते हैं, बीच में से होके पत्थर के उस पार हम जा सकते हैं, इसी रास्ते से बीच से होके। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये टकराते टकराते पूरे पत्थर को ही काट देती है। पत्थर को जो पूरा काट देती है तो केवल दीवार जैसा जो स्ट्रक्चर बच जाता है, उसे स्टैक कहते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। तो हिमनद और हिमानी जो होते हैं, जिनको ग्लेशियर कहते हैं, ये बेसिकली बर्फ की नदियां होती हैं। और जो इनके तलहटी में, मतलब मान लीजिए बर्फ है, अगर बर्फ की एक लेयर, तो उसके नीचे कोई तलहटी तो होगी। वो लेयर किस पे टिकी हुई है, जो तलहटी पे जिस पे टिकी होती है बर्फ की लेयर, जो बर्फ की नदी होती है, वो अपने नीचे की अपनी तलहटी की जो कठोर चट्टानें होती हैं, उनको भी ये काटती रहती हैं। उनमें ये अपरदन करती रहती है, उनको काट काट के उनका अपरदन करती रहती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हिमनदों की वजह से, जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, उनकी वजह से जो है गड्ढे बनते हैं, काफ़ी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। और हिमनद जो गड्ढे बनाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फ पिघलती है तो उन गड्ढों में वो बर्फ पिघलने की वजह से उसमें जल भर जाता है, पानी भर जाता है, और वे बहुत ही सुंदर झील का निर्माण कर देते हैं। जो हिमनद होती है, जो ग्लेशियर होता है, उसके द्वारा जो पदार्थ लाए जाते हैं, जैसे छोटे बड़े पत्थर हो गए, रेत और तलछट मिट्टी जो होते हैं, ये जो निक्षेप बनाते हैं, इनकी वजह से जो इनके निक्षेपण की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग हिमनद हिमोड़ कहते हैं। हिमनदों के द्वारा लाए गए पत्थरों या मिट्टी के टुकड़ों या रेत से जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग हिमनद हिमोड़ कहते हैं। अब अगला ये बता रहा है पवन के कार्य। अब तक पानी का देख लिया कि पानी की वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये पवन के बता रहा है हवा की वजह से क्या क्या बनता है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान में पवन
अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि रेगिस्तान के अंदर जब डेजर्ट एरिया जो होते हैं वहाँ पे अपरदन और निक्षेपण यानी कि टूटने फूटने को, काट छाट का और जमा होने का जो कारक है, जो प्रमुख फैक्टर है या प्रमुख रीजन है, वो है हवा। हवा की वजह से रेगिस्तान में सारी काट छाट और निक्षेपण होता है। सारा अपरदन और निक्षेपण हवा की वजह से होता है। रेगिस्तान में हमें छत्रक शैल देखने को मिलते हैं। छत्रक शैल मतलब जिनका जो है ना बेस पतला होता है और जो हेड होता है, जो ऊपर वाला रीजन होता है, वो चौड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हवा होती है वो नीचे वाली लेयर को ज़्यादा आसानी से काटती है, तो उस वजह से ऊपर का जो लेयर होता है वो चौड़ा रह जाता है और नीचे जो बेस होता है वो संकीर्ण या पतला हो जाता है। यही बात ये लोग बता रहे हैं। तो इनको छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल मतलब छाते के आकार के पत्थर होते हैं। ये मिलते हैं हमें रेगिस्तान में। रेगिस्तान में हवा बहने की वजह से रेत उड़ती है और जब हवा बहनी रुक जाती है तो रेत जो है एक जगह गिर के जमा हो जाती है और इसकी वजह से बालू का टिब्बा बनता है। और कभी कभी क्या होता है, बालू के कण बहुत ही हल्के और महीन होते हैं। ये जो महीन बालू के कण होते हैं, ये जो है हवा इनको बहा के ले जाती है, बहुत दूर तक ले जाती है और दूर तक एक महीन बालू की लेयर बनाती है जिसको लोएस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि रेगिस्तान के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। रेगिस्तान के अंदर जो भी स्ट्रक्चर अपरदन और निक्षेपण जो भी होता है, जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके लिए मुख्य वजह जो होती है वो हवा होती है। हवा जो होती है छत्रक शैल बनाती है, बालू के टिब्बे बनाती है और लोएस बनाती है। छत्रक शैल जो होते हैं उनका वो ऐसे पत्थर होते हैं जिनका ऊपर जो हेड होता है वो बड़ा होता है और जो बेस होता है वो संकीर्ण या पतला होता है। उसके अलावा जो बालू टिब्बा होते हैं वो कैसे बनते हैं, हवा जो है बालू उड़ा के ले आती है और एक जगह पे कहीं गिरा देती है, तो उसकी वजह से बालू की एक पहाड़ी या टीले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। और उसके अलावा जो पतली और महीन लेयर जो होती है बालू की, वो बहुत दूर तक जब हवा फैला देती है उसको, तो उसे लोएस कहते हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एनसीईआरटी की सभी किताबों का समग्रता से अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।